हेलो वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी और ज़रार खोड़ो का सलाम कबूल कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह जो कोरोना की ताज़ा लहर है वो अब दम तोड़ रही है और जो पाकिस्तान में जो रेट है इन्फेक्शन का वो 5% से नीचे आ गया है। आज चौथा दिन है कि हम ये देख रहे हैं। ये लहर किस कदर ख़तरनाक रही उसका अंदाज़ा सिर्फ इस बात से आप लगा सकते हैं कि इस लहर में जो गुज़िश्ता 5 माह पे मुहित है 14,000 पाकिस्तानी जो हैं वो जाँ भाग हुए हैं एज़ कम्पेयर टू जो पिछले 9 माह थे जिसमें सिर्फ 6,000 पाकिस्तानी जो है वो जाँ भाग हुए। तो जाहिर है बहुत खौफनाक लहर थी। उतने ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है लोगों ने हुकूमतों ने और ख़ास तौर पे NCOC को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए जिस तरह से उन्होंने डील किया इस लहर को। और जहाँ तक वैक्सीन्स की बात है तो वैक्सीन ड्राइव भी पिकअप हो गई है। अब तक 6.25 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 19 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन खुल गई है। आप कहीं पे भी जा कर के लगा सकते हैं। अच्छा, वैक्सीन वाले पॉइंट पे नहीं यार देखें, बिल्कुल हम ये कह सकते हैं कि रेट ऑफ वैक्सीनेशन की रफ्तार स्लो रही है। लेकिन जो प्रोसेस हाँ गवर्नमेंट की जानिब से इट हैज़ बिन वेरी स्मूथ। मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मैं सोच रहा था कि यार हर दूसरे दिन ये खबर आएगी कि यार यहाँ पे ये हो रहा है, वहाँ पे ये हो रहा है। कहीं घूम फिर कर एक खबर आ जाती है कि जी थोड़ी देर के लिए यहाँ पे सिस्टम डाउन हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे भी अंदाजे लगाए जा रहे थे कि शुरू में जो पेस स्लो थी तो शायद 10 साल लग जाएंगे लोगों को वैक्सीन। आपको पता है हुकूमत ने अलबत्ता ऐलान यही किया था कि इस साल दिसंबर तक हम मेजॉरिटी 70% ऑफ द पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर देंगे। तो सो फार सो गुड एंड क्रेडिट देना बनता है। अच्छा, लेकिन एक मसला भी है। एक मसला नहीं है, काफ़ी मसले हैं। वो ये है कि एक तो है कोरोना वायरस के साथ एक और वायरस है जो हमारे पूरी दुनिया में और बिलखुसूस हमारे माशरे में बहुत तेज़ी से फैलता है और वो है फेक न्यूज़ का वायरस। और ख़ास तौर पर वो फेक न्यूज़ जो कोरोना वायरस या कोरोना वायरस की वैक्सीन के बारे में आयरॉनिकली वायरल हो जाती है। यहाँ पर वायरल का पाकिस्तान का ही मसला है, पूरी दुनिया में पूरी दुनिया का मसला है। अच्छा, हर दूसरे दिन कोई अजीब और गरीब थ्योरी आ जाती है, हम उन पर ज़्यादा फोकस नहीं करते क्योंकि यूजुअल मजाकिया खेज होती हैं। लेकिन कुछ फेक न्यूज़ हैं जो फिर सोशल मीडिया से निकल कर मेन स्ट्रीम की तरफ भी आती हैं। और एक ऐसी खबर है जो शायद आपने व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर अगर वो हम पोस्ट दिखा दें आपने ज़रूर देखी होगी। और वो ये है कि एक फ्रांसीसी साइंसदान है लूक मोंटानियर, अगर मैं उनका नाम दुरुस्त प्रोनाउंस कर रहा हूँ। अच्छा, ये कोई छोटा बंदा नहीं है, बंदा एग्जिस्ट करते हैं। इनफैक्ट इनको नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन मिली थी 2008 में जब इन्होंने और इनके एक फेलो साइंसदान ने HIV यानी कि जो वायरस जिससे एड्स होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन की थी, उसकी शनाख्त की थी। तो बिल्कुल उसका ये है। अच्छा, इनका एक वीडियो चल रहा है और जाहिर है कि वो फ्रेंच में है, नीचे इंग्लिश सब टाइटल्स हैं जिसमें ये लिखा जा रहा है इन द सब टाइटल्स कि जो भी वैक्सीन लगाएगा वो 2 सालों के अंदर मर जाएगा और इतनी लाशें होंगी, हर जगह के लाशों को जलाना पड़ेगा। और भी इसमें काफ़ी बातें हुई हैं, वो वन बाय वन मैं एड्रेस करना चाह रहा हूँ। पहली बात तो ये है कि जितने भी इनकी क्लेम्स हैं इसमें वो सब गलत हैं। लेकिन जो पहली बात जो है जो हेडलाइन बन रही है एक तरह से कि 2 सालों में आप मर जाएंगे, ये उन्होंने बात इस वीडियो में की ही नहीं है। ये बिल्कुल वैसे है कि आपको याद है ना वो औरत मार्च वाला वीडियो कि जो बात की ही नहीं आपने नीचे सब टाइटल में छाप दिया। अच्छा, इसमें और आसानी होगी क्योंकि फ्रांसीसी हम में से पता नहीं, मैं तो नहीं बोलता, मैं तो मतलब वही वी और नो ही कर सकता हूँ, लेकिन उससे आगे नहीं आता। तो ये किसी ने कोई बात नहीं की और बिलखुसूस प्रोफेसर मोंटानियर ने ये बात नहीं की कि 2 साल के अंदर वैक्सीन लगाने के बाद आप फौत हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन और भी इसमें बातें हैं जो इन्होंने की हैं जो भी बज़ाहिर गलत हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जी कोरोना वायरस और तेजी से फैल रहा है। नहीं, भारत की बात करें तो ये बात सच है, लेकिन अगर आप ग्लोबल ट्रैजेक्टरी देखें तो रेट ऑफ इन्फेक्शन स्लो हो रही है, रिकवरीज बढ़ रहे हैं और ग्लोबली अमवात भी की जो रफ्तार है वो भी कम हो रही है। तो ये ब्लेटेंटली गलत है और ये मतलब आप मेरी बात ना माने, आप बेशक स्टैट्स देख लें, आपको ये पता लग जाएगा।
दूसरी जो इसकी बात थी वो ये थी कि ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं, कि ब्राज़ील वाला आया, इंडिया वाला, साउथ अफ्रीका वाला, ये वैक्सीन्स की वजह से है कि वैक्सीन लगती है कि वैक्सीन से वेरिएंट बनता है। अगेन कंप्लीटली फॉल्स, क्योंकि और अगेन आप मेरी बात ना माने, आप सिर्फ ये देख लें कि वेरिएंट्स कब आए थे और वैक्सीन कब आई थी। ठीक है, पहले ब्राज़ील वाला आया, फिर साउथ अफ्रीका वाला आया, फिर वैक्सीन्स आई हैं और वो आई हैं और स्प्रेड हुई हैं। और इनफैक्ट भारत की भी जो वेरिएंट है ये वैक्सीन से नहीं आया, ये उसके साथ साथ पहले से ही फैल रहा था और फिर बाद में वो टू द फोर फ्रंट आया। अच्छा, जो फोर्थ इनकी जो बात है, अच्छा अगेन इसमें भी आप ये देख सकते हैं, अगर आप इसको कंक्लूसिवली खुद भी प्रूव करना चाहें कि ये गलत है, कि आप देखें कि वैक्सीन से, अगर आप फर्ज करें इंग्लैंड को आप देख लें कि वैक्सीन लगाने से पहले क्या इन्फेक्शन रेट्स थी और अब क्या है, और आप देखेंगे कि यूं ग्राफ नीचे जा रहा है। तो द स्टैटिस्टिक्स डोंट लाई। मगर वायरल वीडियोस का क्या करें, वायरल वीडियोस का क्या करें। अच्छा, एक आखिरी चीज है इसमें, और वो अब ये थोड़ी सी टेक्निकल बात है, लेकिन मैं डॉक्टर फहीम यूनुस और एक और डॉक्टर साहब है, डॉक्टर राना जवाद असगर, मैं उनकी भी इस पे ट्वीट्स देख रहा था कि वैक्सीन से ही वायरस लगता है। इनका दावा जो है प्रोफेसर साहब का वो ये है, और इसको कहते हैं एंटीबॉडी डिपेंडेंट इन्हांसमेंट, जिसका मतलब है कि वो वैक्सीन वायरस वैक्सीन के साथ की जो एंटीबॉडीज हैं उसके साथ जुड़ जाता है और फिर मजीद फैलता है। अच्छा, इसका खतरा, और इसके ऊपर इन्होंने ये कहा कि इसकी वजह से जब पेंडेमिक चल रही हो तो आप वैक्सीन ना लगवाएं, जब पेंडेमिक खत्म हो तो तब लगवाएं। उसके बारे में भी जो है वायरोलॉजिस्ट जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये कोई थ्योरी नहीं है, ये भी थ्योरी नहीं है। अच्छा, ये जो होती है ना एंटीबॉडी डिपेंडेंट एनहांसमेंट ADE, ये एक बिल्कुल एक खतरा है। प्रीवियसली इस तरह के केसेस हुए हैं, लेकिन जब इन वैक्सीन के ट्रायल्स हो रहे थे इस चीज को वहां पर एलिमिनेट कर दिया था। अगेन, अगर इस बात में थोड़ी सी भी सच होती तो हम देखते कि वैक्सीन के बाद केसेस ट्रिपल, क्वाड्रुपल या 10 गुना बढ़ जाते। ऐसा नहीं हो रहा पूरी दुनिया भर में। अच्छा, जहां तक इस प्रोफेसर साहब की बात है तो मैं आपको ये बताऊं कि बिल्कुल इनको नोबेल प्राइज मिला था, लेकिन उसके बाद इनका ग्राफ काफी डाउन होता गया है। जो इनके बाकी फेलो साइंटिस्ट हैं वो भी इनसे बात नहीं करना चाह रहे। जैसे इनका ये एक दावा भी था कि जी पानी की एक अपनी याददाश्त होती है, ठीक है। फिर ये कह रहे थे कि HIV के लिए आपको कोई ज्यादा मतलब सिर्फ अगर आप इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रांग है तो आप HIV से बच जाएंगे। सो दीज आर ऑल पेटेंटली अनट्रू, और बाद में साबित हुआ कि बाद में ये सब कुछ साबित हुआ है। अच्छा, लेकिन जो वायरल वीडियोस आ रही हैं, अच्छा खैर जब से कोरोना वैक्सीन बनी है तो ज़ाहिर है जो है ना, ऐसा प्रोपेगेंडा कह लें आप उनको या मिथ्स कह लें जो कि आई हैं। मसलन एक मिथ तो बहुत कॉमन है जो कि पोलियो वायरस के बारे में भी आई थी कि जनाब अगर आप ये वैक्सीन लगवाते हैं तो आप बांझपन का शिकार हो जाएंगे, यानी आप औलाद पैदा करने के काबिल नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ ऑलरेडी पोलियो में जो है गलत साबित हो चुकी है। अदरवाइज मुल्क की इतनी आबादी ना होती। हाँ बिल्कुल, इस वक्त सही बात। मेरा ख्याल है कि बेहतर होगा अगर उसमें वैक्सीन में कुछ ऐसी चीज़ डाल दो। हाँ बिल्कुल। और तो मतलब उसके बाद एक और थ्योरी भी आई थी कि जनाब ये वैक्सीन में तो चिप लग रही है। बिल्कुल, और अगर चिप लग गई तो बस आप तो गए और आपको कंट्रोल कर लेगा। और बिल गेट्स जो है ना आपको ट्रैक कर रहे होंगे। वैसे मैं आपको बताऊंगा ये है ना यार, आपको ट्रैक करने के लिए काफी है। और वैसे भी आप हमें कोई ट्रैक करना चाहता भी नहीं है। और चिप लगवा दें, ये कर दें, फिर आपको वो 5G टावर्स, वो जो बाकायदा हमले शुरू हो गए थे 5G टावर्स के ऊपर के यार, ये जो है सबसे पहले ये भी थ्योरी आई थी कि ये वायरस जो है एक लेबॉर्ट्री में क्रिएट हुआ है। उस पर तो अभी भी बात चल रही है। जो बाइडन साहब ने अभी एक नई वो असाइनमेंट दी है कि जनाब 90 दिन के अंदर मुझे बताएं कि ये वायरस कहाँ से। हाँ, 90 दिन जाहिर आइन में लिखा है। आप दुनिया बनेगी पाकिस्तान। तो और इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं। एक वीडियो जो देख के मैं बड़ा खुश हो गया था। अच्छा, हाँ, और क्योंकि उन दिनों वो लोड शेडिंग हो रही थी, बिजली मेरी चली गई थी, तो मैंने एक वीडियो देखा कि एक साहब हैं और वो अपने हाथ के ऊपर बल्ब लगाना है, बल्ब जलेगा। मैंने कहा यार इससे बेहतर तो क्या चीज हो सकती है। मैं तो सोच रहा था कि अपने कान में AC की तार डाल दूं। उन साहब की बात सुन लेते हैं। तो देखें, बल्ब वाले भाई, ये बल्ब वाले भाई नहीं है, बल्ब वाले भाई चाहिए। बल्ब वाले भाई चाहिए, मैग्नेट वाले जो अपने जो है बल्ब लगा के रोशन कर रहे हैं उस जगह से जहां बकौल उनको वैक्सीन लगी है। सुनिए। See, this is a bulb. There is nothing sticking to it. See,
There is no wire attached to it. Touch it here, anywhere. It does not work. Wherever the vaccine is. See, this is the break point, and it's working. And when I move it away, stops. It does not work anywhere else. See, it's working here. अच्छा, इन्होंने बल्ब तो जला दिया, लेकिन कोई तौजीह पेश नहीं की कि ये होता क्या है, मतलब। अच्छा, एक और इनका वीडियो है। हाँ। जिसमें अपने दूसरे आर्म पर चला रहे हैं। हाँ। लेकिन हो सकता है कि एक डोज इधर और एक डोज इधर लगी हो, डबल डोज लगी है। तो बाहर हमारे यूट्यूब पे ही देखा कि बहुत से लोग फिर आए, उन्होंने कहा कि ऐसी बात नहीं है और ये असल में जालसाजी हो रही है। तो एक साहब हैं हारून अरशद, उन्होंने यूट्यूब पर वीडियो डाली और बताया कि कैसे बल्ब रोशन होता है। आप भी सुनिए। बहुत कुछ सोशल मीडिया पे चल रहा है कि जी वैक्सीन लगवाने से आपके बाजू पे मैग्नेट चिपकना शुरू हो जाता है या लाइट शुरू हो जाती है। तो मैंने भी इस तरह कोशिश की कि मैं भी ज़रा इसको देखूं। तो मुझे वैक्सीन नहीं लगी हुई, लेकिन आई वॉज कोविड पॉजिटिव। तो मैंने बोला मैं भी अपनी बॉडी पे चेक करता हूँ कि इसका क्या इफेक्ट आता है। बिल गेट्स ने मेरी बॉडी के साथ कोविड के साथ क्या मिल के किया है। तो ये बल्ब है जी, वो वाला बल्ब जो नेट पे हर जगह पे दिखाया जा रहा है। और ये देखें जी, मैं अपनी बॉडी के साथ लगा रहा हूँ। ओहो, ये तो ऑन हो गया। ये क्या चक्कर है, ये कैसे ऑन हो गया? तो ये देखें, ये हटा दिया, ये वापस लगा लिया, ये ऑन हो गया जी। यानी कि बिल गेट्स ने मेरे जिस्म में ऑटोमेटिक लाइट लगा दिए। तो ये ऑटोमेटिक चिप मेरी बॉडी में इंस्टॉल हो चुकी है। ये ऐसा कुछ भी नहीं है इस चीज़ को। ये बल्ब है, आम बल्ब है, जो $1 शॉप पे मिलता है 160 रुपये का। इसमें बॉडी में जिधर मॉइस्चर होगा ये उधर टच होगा और लाइट ऑन हो जाएगी। ये चार्ज होता है, इसमें छोटी सी बैटरी इंक्लूड है। तो इन चीज़ों के ऊपर ना जाएं और काइंडली आप चुप करके जाके अपनी और अपनी फैमिली की वैक्सीनेशन करवाएं। अच्छा, मुझे कंफर्म है कि ये बंदा इस बंदे ने के इलेक्ट्रिक से लिफाफे लिए हुए हैं और ये चाहता नहीं है कि हम अपनी बिजली बनाएं, इसलिए इलेक्ट्रिक से लिए होते तो जलता ही ना। पॉइंट आपका अच्छा है। मेरा ख्याल है कि इस पॉइंट पे ही ब्रेक ले लें, इससे पहले कि हमारी कोई तार काट दे। इसलिए का ब्रेक। वेलकम बैक जी। बात हो रही है कोरोना वैक्सीन के बारे में। जो झूठी खबरें और वायरल वीडियोस फैल जाते हैं उन पर थोड़ी सी बात कर रहे हैं। अभी आपने देखा वो जो फ्रेंच प्रोफेसर वाला था और आपका बल्ब वाले भाई, ठीक है। अच्छा, बल्ब वाले भाई के बाद मैग्नेटिक मैन भी एक है हमारे सामने। और अगर आप समझ रहे हैं कि एवेंजर्स का नया मेंबर है, ऐसा नहीं है। आप देखेंगे इस तरह के भी आपको काफ़ी वीडियोस मिलेंगे कि ये जो साहब हैं इसमें ये दिखा रहे हैं कि जी ये मैं मगनातीस लेके मैं अपनी बॉडी पर चिपकाने की कोशिश कर रहा हूँ और कहीं नहीं चिपक रहा, लेकिन जहां पर मैंने वैक्सीन लगाई है वहां पर ये चिपक गया है। अब ज़ाहिर आप कहेंगे कि यार इसका क्या मतलब है, क्या उसमें मेटालिक चिप्स हैं जिसके साथ है। अच्छा, फनी बात ये है कि चिप भी वही वहां ही रह रही है, वो आपके खून में कहीं नहीं बह रही। अच्छा, ये देखने में तो बड़ा हैरानकुन लगता है कि यार हाउ इज दिस पॉसिबल, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गूगल करें मैग्नेटिक मैन या मैग्नेटिक पिक्चर्स, तो अगर ये जरा वीडियो है, एक साहब है और उन्होंने एक नहीं बल्कि कोई 20-25 चमचे या मुख्तलिफ मेटल थिंग्स अगर हम स्क्रीन पर चलाते हैं, अच्छा, तो वो लगाकर घूम रहे हैं। अब यू कैन से कि इज मैग्नेटिक, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गौर से देखें तो आप देखेंगे कि वो थोड़ा सा लीन बैक भी कर रहे हैं। असल मैग्नेटिज्म होती है अगर वो आगे जाते और वो ना गिरे तो देन ही इज मैग्नेटिक। अच्छा, वहां पर कोई वैक्सीन का नहीं है। कुछ पिक्चर्स भी हैं। एक छोटा सा बच्चा है, 6 साल का बच्चा है क्रोएशिया का, और एक कोई 7 साल का बच्चा है सर्बिया का। उनका भी यही है कि जी ये देखें ये बच्चे मैग्नेटिक हैं। मसला अब सिर्फ ये है कि अगर आप उनकी स्किन देखें तो वो बिल्कुल स्मूथ है, और जो स्मूथ और ऑयली स्किन होती है उस पर आप तकरीबन कोई भी चीज़ चिपका सकते हैं। मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन भी देता हूँ। अब आई एम क्वाइट ऑयली माई सेल्फ, ठीक है। तो ये एक सिक्का है, मैंने अगर इसको यूं किया, अब ये देखें चिपक गया है, राइट, चिपक गया। अब इसका ये मतलब नहीं है कि मैंने अपनी खोपड़ी में वैक्सीन लगाई है और मेरी खोपड़ी में चिप है। शायद अगर होती तो बेहतर होता है। इनफैक्ट एक क्या, मैं 2 लगा देता हूँ, ये आप देखें,
अब ये प्रॉपर बिंदी टाइप एक्शन। तब आप डुअल सिम हो गए। अब मैं डुअल सिम हो गया हूँ, चाइना मोबाइल वाला। तो एज यू कैन सी अब ये देखो उतर भी नहीं रही यार, तो इसका क्या मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है, मैंने मेकअप किया हुआ है और मुझे पसीना आ रहा है, तो ये चीज आपके ऊपर चिपक जाती है। अब थिंग इज के देखें, अब इसको आप लाइटली भी ले सकते हैं कि यार ये क्या मजाक है। मसला क्या ये है कि लोग इन चीजों को मान भी जाते हैं। मैंने अभी जिक्र किया था आज ट्विटर पर, ये डॉक्टर राना साहब हैं, राना जवाद असगर, अब वो भी मेरा ख्याल है वायरोलॉजिस्ट हैं, तो उन्होंने ये जो प्रोफेसर हैं, फ्रेंच प्रोफेसर, उसके ऊपर एक बड़ी लंबी ट्विटर थ्रेड की थी। तो उसके बाद मैंने उनका शुक्रिया अदा किया। तो उन्होंने कहा कि यार मैं मजबूर हुआ हूँ ये करने के लिए, क्योंकि आम आवाम से अगर मुझे मैसेज आया मुझे फिक्र नहीं आती, मेरे अपने डॉक्टर्स की कम्युनिटी है मुझे भेज रहे हैं कि जी देखें ये। अच्छा, ये हम ये समझते हैं कि ये जो इस तरह की वायरल होती हैं या गलत फहमियाँ है, प्रोपेगेंडा कह लें, ये सिर्फ हमारे मुल्क में ही फैलता है। ये अमेरिका के अंदर मैं पढ़ रहा था, जॉन हॉपकिंस के, अगर आप वेबसाइट पे जाएं, सबसे मशहूर वहाँ का हॉस्पिटल भी है, यूनिवर्सिटी भी है अमेरिका की, उन्होंने भी मिथ्स की एक डिटेल दी हुई है, जिसमें उन्होंने खुद कहा है, ख़बरों में भी आया है कि तकरीबन 10 से 15% अमरीकी ये समझते हैं आप वैक्सीन लगाएंगे तो आप जो है ना, अब मैंने अपने गाल पे चिपका दिया, ये चिप मूव कर रही है तुम्हारे, हाँ मतलब यार सिग्नल आ रहा है, सिग्नल बेहतर सिग्नल आ रहा है, इसलिए मैंने यहाँ लगाया। तो वो ये है कि वो वैक्सीन लगाएंगे तो वो मर जाएंगे, या ये है कि वैक्सीन जो है वो उनको जैसे हमने पहले कहा बांझपन का शिकार कर देगी। तो ये पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ घूम रही है। और आपको पता है सबसे ज़्यादा रिश्तेदार हर रिश्तेदार आपको कर रहा होता है, यार ये देखें यार आप प्रोग्राम में नहीं चला रहे, ये देखें भाई का यार मतलब बल्ब भी जल रहा है, मैग्नेट भी चिपक रहा है, तो आप कैसे साफी हैं यार, आपको नहीं पता यार। आप मतलब आपने बिल गेट्स से कितने पैसे लिए हैं? बिल्कुल, और क्या यार। और लेकिन तो तलाक भी होगी बेचारे की, तो आधे 50% तो वैसे ही डाउन हो गया, फिर भी काफी बहरहाल। तो ये देखिए पता है मसला क्या है, हर चीज के साथ आती है। अच्छा, एक चीज का शुक्र करें फिर भी कि यहाँ पर ये टॉप लेवल मतलब गवर्नमेंट लेवल से ये मिथ प्रोपोगेट नहीं हो रहे। ट्रंप के दौर में हमने देखा कि उसने बकायदा कहा था कि यार ब्लीच पी लिया करो। अच्छा, उसके कुछ जो फॉलोअर हैं उन्होंने ब्लीच पी भी ली। फिर ये हाइड्रोक्लोरोक्सीन का जो चल रहा था, और मैं भी देख रहा था भारत में कि ये जो बाबा रामदेव वो कह रहा है यार ये क्या सिलेंडर, हर जगह ऑक्सीजन है, आप सांस क्यों नहीं ले लेते हैं? ठीक है। और फिर बाकायदा जो कोरोना पेशेंट्स हैं, मैंने सुना कोई एक उनकी जो रियासत है वहां पर उनको वो बाबा रामदेव का करोनिल दिया जाएगा, हालांकि सबको पता है कि इससे, और भारत के लीडिंग डॉक्टर्स ने बाकायदा कंप्लेन की है और कहा है कि भाई इनका कुछ करिए, ये जो है ना ज़्यादा इस तरह के लोग जो है, और हमारे यहाँ भी शुरू में हकीमों ने या इस तरह के नीम हकीम जो होते हैं उन्होंने भी टोटके देने शुरू किए थे, आपको पता है, कलौंजी खा ले, ये माल इतना बिका नहीं। और इसका एक सबूत है, माना कि ये सिर्फ कोई स्टेटिस्टिक नहीं है, लेकिन आप किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर पर जाएं तो भीड़ है वहां पर, लोग पहुंचे हुए हैं और लोग लगाना चाह रहे हैं। तो अगेन अब मसला ये है कि ये तो चले मैग्नेट की वीडियो हो गई या लाइट बल्ब की वीडियो हो गई, एनसीओसी जो काम कर रहा है, हमने पहले भी कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहा है। मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी नज़र इस किस्म की मिस इन्फॉर्मेशन पर भी रखनी चाहिए, क्योंकि हमने देखा है कि पोलियो में इसने कितना नुकसान किया था। आपको याद होगा कि पोलियो की तो चलो हमेशा ही चल रही होती है, नहीं, और मकबूल जान ने पूरा शो किया था, कंप्लीटली फेक न्यूज़ ऑन द पोलियो वैक्सीन। अच्छा, कोई एक्शन लिया जाता है? नहीं। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब की जिंदगी दुनिया है ना, तो यूट्यूब पे हर दूसरा बंदा इस तरह के वीडियोस बना रहा है, सिर्फ ताकि आप अपनी लाइक्स के चक्कर में किसी को आप नुकसान ही पहुंचा दें। अच्छा, जो वीडियोस हैं जिसमें इनको डीबंक भी किया जा रहा है, उसकी हेडलाइन ऐसे बनेगी कि आप समझेंगे कि क्या है, अच्छा डीबंकिंग आखिरी 2 मिनट में, पहले आपने फुल माहौल बना लिया है। 18 मिनट आपने कह दिया कि जी ये नोबेल लॉरियट हैं, इन्होंने ये कह दिया है, और अब देखें और फिर में आप अपने लिए आप कह रहे हैं कि खुद फैसला करें। हाँ सही, जैसे अखबारों में नहीं पहले लगता था ये फैसला हो गया है और ब्रैकेट में लिखा होता था कि कंफर्म नहीं है, या गैर मुसद्दिक़ा इत्तला। तो गैर मुसद्दिक़ा वीडियोस और वायरल होती वीडियोस पर ध्यान ना दें, बल्कि जो रिश्तेदार भेज रहे हैं उन्हें आप अपनी तरफ से भी भेज सकते हैं कि भाई यार माफ़ कर दें, हमने वैक्सीन लगवा ली है, तो लिहाजा खुदा का नाम लें। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सेगमेंट आपके लिए लेके आ रहे हैं। वेलकम बैक।
अब जब हम पाकिस्तान के साहिल या साहिली पट्टी के बारे में बात करते हैं तो हमारे जहन में क्या पिक्चर आती है? हम बीचेस का सोचते हैं, हम मकरान कोस्ट, पूरा कोस्टल हाईवे जो है हमारा, और बड़ा खूबसूरत भी है, अगर आप वहाँ नहीं गए आपको एक चक्कर लगाना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि हमारी नज़र समुंदर की तह तक नहीं पहुँच सकती, क्योंकि बहुत हेरिटेज है और बहुत एक तरह से पायरेट्स वाली मूवीज आपने देखी होंगी जिसमें वो ट्रेजर की तलाश में होती हैं। बाकायदा ट्रेजर है, शायद सोना वोना ना आपको मिले, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो विच आर अंडर द लेवल ऑफ द सी, जिस पर अगेन बहुत कम रिसर्च हुई है और बहुत कम इसके पोटेंशियल और अनगिनत पोटेंशियल है, उसको डेवलप करने की कोशिश भी नहीं की गई। तो आज जिनको हमने दावत दी है उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है के नाम से, और ये मैरीटाइम आर्कियोलॉजी, मतलब कि बहरी आसार कदीमा जी, बहरी आसार कदीमा। शुक्रिया, क्योंकि आज वसत नहीं है मुझे मतलब करेक्ट करने के लिए, तो आप ही आज मेरे वसत हैं। उस पर फोकस कर रहे हैं और आज हमें बताएंगी कि पाकिस्तान की जो कोस्टल बेल्ट है, समुंदर की तह में पाकिस्तान में आपको क्या क्या नज़र आने को मिलता है, क्या क्या आप वहाँ पर ढूंढ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आमिर बज़ल खान है हमारे साथ, जो को फाउंडर हैं माही के, और इससे पहले मैं ख्याल तकरीबन 15 साल ऑस्ट्रेलिया में आप इसी काम में लगे हुए हैं और फिर आप यहाँ आकर यही काम कर रहे हैं। एंड वी हैव विद अस हिबा हाशमी, और आप भी को फाउंडर हैं। तो पहले तो बताएं कि ये आइडिया कहाँ से आया और क्या एग्जैक्टली आप ढूंढते हैं वहाँ पे जब आप समुद्र में जाते हैं? ओके, तो अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। तो मैरीटाइम आर्कियोलॉजी या बहरी आसार कदीमा जो है एक डिसिप्लिन है जो अंडर वाटर आर्कियोलॉजी या जो पुराने मैरीटाइम कल्चर्स थे उनके बारे में रिसर्च करना। तो मतलब कि जैसे कि हमारे यहाँ बहुत एक लंबी तारीख है, हम शुरू होते हैं मोहनजोदड़ो से जी। और इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसके भी तिजारती लिंक्स थे विद द मिडल ईस्ट, सुमेरिया वगैरह के साथ, सिकंदर आज़म एंड सो ऑन एंड सो फॉर्थ। तो अगर आप हमें स्टार्ट से शुरू करें, आइडिया आपका कहाँ से, कॉन्सेप्ट मतलब कैसे शुरू होता है? तो पाकिस्तान में जैसे सबको पता होगा आसार कदीमा पे बहुत रिसर्च हुई है, काफ़ी एक्सकवेशन भी हुई है फ्रॉम द टाइम ऑफ मोर्टिमर व्हीलर, जब से मोहनजोदारो एक्सकवेट होना शुरू हुआ है। सो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री है। लेकिन मैरीटाइम आर्कियोलॉजी या बहरी आसार कदीमा पे रिसर्च नहीं हुई भी। तो माही वो पहला इदारा है जो एक्सक्लूसिवली बहरी आसार कदीमा की रिसर्च के लिए बना क्या है। खोजना चाहते हैं या क्या मिला? सो आर्कियोलॉजी जो जैसे ज़मीन पे हमें नज़र आती है या हमें जो उसके रूइंस नज़र आते हैं, वो अंडर द वाटर या समंदर की तह में एग्जैक्टली वही कॉन्सेप्ट है, उसी तरह की चीज़ें। इट्स जस्ट इन अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इट्स इन अ डिफरेंट मीडियम, मतलब पानी में है बनिस्बत मुझे याद है कि आप जी बिल्कुल, मुझे याद है कि आप जब मुझे दिखा रहे थे इसकी पिक्चर्स, तो एक वो, अब मुझे नहीं पता इसको क्या कहते हैं, जहाँ पे वो एंकर को हुक किया जाता है, राइट? तो आपका क्या कहना था कि ये शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त का है? इतना पुराना तो है ही, मगर अगर आप सोचें, अगर आप ह्यूमैनिटी की कहानी रिसर्च करना चाहते हैं, तो अगर इफ़ यू लुक एट द ग्लोब, तो 70% इज़ वाटर, 70% जो भी है पानी के नीचे ही है। तो अगर आप कोई भी कहानी लिख रहे हैं तो 30% के साथ तो आधी कहानी भी नहीं, 70% कहानी आपको नजर ही नहीं आ रही। तो अगर आपने आर्कियोलॉजी करनी है, अपनी हमारी हिस्ट्री अगर उस पर तहकीकात करनी है, तो यू हैव टू गो अंडर वाटर। तो दिस इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अभी तक पाकिस्तान में बहुत सारी रिसर्च हुई है ऑन लैंड, और अब जो इसका अंडर वाटर स्टोरी है, द नेक्स्ट स्टेप इज समथिंग वी आर होपिंग। लेकिन कितना मुश्किल काम है? I mean, as an example, काम तो बहुत मुश्किल है, but just to illustrate in an example, ये अगर फिल्म पर चला दें स्क्रीन पर, तो मेरे ख्याल विजुअल थोड़े बेहतर इतना मुश्किल है कि आपको डूबना पड़ता है। तो भंबोर जैसे सबको पता है, भंबोर कुछ लोगों ने उसको देबल से भी लिंक किया हुआ है। तो भंबोर वैसे तो ज़मीन पर है, लेकिन भंबोर के कुछ रिमेन्स आपको घारो क्रीक के अंदर भी नज़र आते हैं। जब पानी रिसीड कर जाता है तो आपको थोड़ी सी चीज़ें उसमें, ये जैसे स्क्रीन पे आ रहा है इस वक्त, तो पानी के साथ भी आपको रिमेन्स नज़र आ रहे हैं। सो द आइडिया
रियलाइज़ कि उन रिमेन्स को रिसर्च करने के लिए फिर क्योंकि पानी इन्वॉल्व हो जाता है तो आपको बहुत टेक्निकल एक्सपर्टीज़ उसके लिए चाहिए होती है क्योंकि आपका मीडियम चेंज हो रहा है। उसके लिए प्राइमरीली हम स्कूबा डाइविंग यूज़ करते हैं, जो काफ़ी लोग फेमिलियर होंगे स्कूबा डाइविंग से। तो वी यूज़ स्कूबा इक्विपमेंट के साथ हम अपना आर्कियोलॉजी का इक्विपमेंट भी लेके जाते हैं पानी के अंदर और फिर उससे हम एक्सकवेशन करते हैं या सर्वेज करते हैं, जो भी ऑन लैंड होता है एग्जैक्टली द सेम। सारे बहुत मुश्किल काम है, आपको समंदर के काफ़ी अंदर जाना पड़ता होगा और साहिल से भी बहुत अंदर जाना पड़ता होगा। तो जो रिसर्च अब तक अवेलेबल थी उसने क्या बताया कि हमारी समंदर की तह में जो आसार कदीमा है ये क्या उस वक्त समंदर वहाँ नहीं था या समंदर बाद में ऊपर आ गया, क्या? तो कई इलाकों में यही हुआ है कि जैसे इंडस डेल्टा को आप लें तो वहाँ पहले ये और आजकल भी उनके रूइंस हैं, ये किले हैं डेल्टा में और मस्जिदें हैं, ये बंदरगाह हैं। तो उनकी जो रिमेन्स होंगी वो अब इंडस का जो डायरेक्शन रुख है वो जब बदली है तो लॉट ऑफ दीज रिमेन्स ये अब या तो अंडर वाटर आ गई है या ये किनारे पे इंडस के किनारे पे अब हैं। तो ये एक मौका है हमारे लिए इनको रिसर्च करना। और इनके अलावा भी ये अगर आप सोचें ये बहरी जहाज़ भी हैं जो डूबे हुए हैं तो उनकी भी रिसर्च हो सकती है और वो ज़ाहिर है वो थोड़ा गहराई पे रहती हैं तो वहाँ तक पहुँचना भी। अच्छा आमिर, अब बात करें डाइविंग की और ये मैं विजुअल्स देख रहा हूँ। ये अगर हम बात करें क्योंकि दुनिया भर में स्कूबा डाइविंग टूरिज्म का भी एक बहुत बड़ा एक रिवाज है, स्कोप है। और पाकिस्तान में जैसे हम ये देख रहे हैं यार कितनी यहाँ पर हम एक्वाटिक लाइफ देख सकते हैं और ये मेरा ख्याल है कि आपका शिपरेक है जो हम गडानी में है। तो यहाँ पर क्या पोटेंशियल है और जब आप जाते हैं वहाँ पर तो क्या आपको क्या नजर आता है, ये मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ। लेकिन एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद वापस। वेलकम बैक। और हम हैं इस वक्त समंदर की तह की खोज में कि वहाँ क्या है और हमें हेल्प कर रहे हैं आमिर फजल ख़ान और हिबा हाशमी, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन माही जो है वो इस वक्त समंदर में ये पता लगाने की कोशिश में है कि पाकिस्तान के जो बहरी आसार कदीमा हैं उनका क्या हाल है। तो जो आप लोगों ने स्कूबा डाइविंग करके या वैसे नीचे जा करके जो फुटेजेस निकाली हैं लोगों को बहुत फैसिनेट करती है समंदर के अंदर क्या है। और ये हमेशा से, आज से नहीं शायद सदियों से लोग ये जानना चाहते हैं। और जो फुटेज मैंने देखी, मुझे नहीं पता था कि ये ऐसी फुटेज हम सिर्फ जो है नेशनल ज्योग्राफिक में ही देखते थे। तो आप लोगों ने किस तरीके से इसको प्लान किया कि आपका एम क्या है कि आपने किस हद तक समंदर में किस जगह को खोजना है? तो हमारा पहला प्रोजेक्ट है IMAP, द इन्वेंट्री ऑफ मैरीटाइम आर्कियोलॉजी इन पाकिस्तान। तो इन्वेंट्री का वही मतलब का यही मकसद है कि हमें एक तरह से पता चल जाए, क्या एक लिस्ट बन जाए कि हम कहाँ देखें और क्या ढूंढें। तो कहाँ देखें जो आपने आई थिंक पहले सवाल पूछा था, व्हाट गाइड्स अस इज जो हमारे हिस्टोरिकल पीरियड्स हैं, जैसे मुगलों का दौर है या उससे पहले जैसे आपने सिकंदर आजम का मेंशन किया, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो उन पीरियड से हमें समझ आती है कि हमें उनसे क्या एविडेंस मिल सकता है। तो जैसे मोहरें हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो हमें लैंड पे मिली है, वो पानी के अंदर भी मिल सकती हैं। सिकंदर आजम ने पोर्ट बनाया था पटाला में जो ठट्टा का क्या कहा जाता है कि ठट्टा के पास है, वहाँ से हमें कोई बंदरगाह की रिमेन्स मिल सकती हैं, कोई इस तरह की। तो वो इट डिपेंड्स ऑन द पीरियड कि हमें फिर क्या अच्छा ये जो है हिबा और आमिर, ये जो हम शिपरेक देख रहे हैं ये कहाँ है? ये शिपरेक है गडानी के सामने, तकरीबन 13 किलोमीटर्स आउट टू सी। और ये एक तो ये हिस्टोरिक रिसर्च हम कर सकते हैं और दूसरी जो टेक्निक है वो लोकल नॉलेज जो फिशरमैन के तौर पे वो जो हमें जो मतलब वहाँ के जो भाईगीर हैं उनको पता है। तो अच्छा यहाँ पर मैं देख रहा था आपकी कुछ विजुअल्स हैं कि ये जो जाले थोड़े से फंसे हुए हैं शायद या टंगे हुए हैं ये इस शिपरेक के साथ, ये क्या है? ये यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो मरी हुई मछलियाँ हैं इसके साथ। दिस इज द ट्रेजेडी। जी हाँ,
काफ़ी हॉरर मूवी किस्म की पिक्चर है। अगर आप सोचे, ये पहले शॉट्स में आपको नज़र आ रही थी कि बहुत सारी मछलियाँ होती हैं इन साइड्स पे, तो ये सोच लें आप, जो संकन शिपरेक है ये एक किस्म की एक आर्टिफिशियल रीफ है। इस पे बहुत सी लाइफ होती है, बहुत सी मुख्तलिफ किस्म की फिश, घर बन जाता है, और ये होती है एक नर्सरी एक किस्म की मछलियों के लिए। ये इधर ये इन साइड्स पे ये बड़ी होती हैं और फिर ये डीप सी में जाती हैं और फिर वो आगे जाके वो दे लिव देयर लाइव्स, ठीक है। मगर ये जो जगह होती हैं बहुत स्पेशल होती हैं। तो हो ये रहा है कि इस गिडानी रैक पे ये जो मछलियों के जाल हैं एक तो फंस जाते हैं, तो वो काट के छोड़ देते हैं। क्या करें, वो फंस गए तो कुछ कर नहीं सकते। और बाकी जो नेट्स होते हैं वो वैसे तो लहरों के साथ वो ड्रिफ्ट करके वो फंस जाती हैं इस शिपरेक पे। तो ये एक प्रॉब्लम है कि ये एक तो ये मछलियों के जाल फंस रहे हैं और वो उनको लॉस हो रहा है, और फिर ये जो मछलियाँ हैं वो बस मर रही हैं, वो इसके अंदर फंस जाती है और फिर बाकी मछलियाँ आके उनकी आंखें खा जाती हैं। क्योंकि कुछ मछली आगे मैं क्लोज शॉट देख रहा था, जितनी भी मछलियाँ फंसी हुई हैं इनकी आंखें नहीं है यहाँ पर। तो आप, मेरा ख्याल है कि इनको आप गोस्ट नेट्स को भी हटाते हैं जी। तो हम ये भी कर रहे हैं कुछ, ये सॉल्यूशन आ गया पिछले 2-3 महीनों से। ये एक तो हमारी जो डाइविंग कम्युनिटी है, जैसे पहले इकबाल भाई की बात कर रहे थे, वो एक डाइवर हैं हमारे साथ, वो लेके जाते हैं साइड पे। एक ही ORP ऑर्गेनाइजेशन है, ऑलिव रिडली प्रोजेक्ट, वो भी गोस्ट नेट को रीप्रोसेस करते हैं। तो उनके साथ हम ये काम करके ये नेट्स निकाल रहे हैं यहाँ से। इसलिए नेट का ये होता है कि जब मछलियाँ फंसती हैं इसमें, फंस जाती हैं और मछलियाँ आ जाती हैं उनको खाने, वो भी फंस जाती हैं, और फिर ये जो जाल है ये हैवी हो के फिर नीचे गिर जाती है। और फिर ये जब सारी चीज़ें डिकम्पोज हो जाती हैं तो ये हड्डियाँ निकल जाती हैं कि गिर जाती हैं, और फिर ये नेट वापस ऊपर आ जाती है। मतलब दिहाइयों के लिए ये एक नेट तो नस्ल कुशी कर रही है। एग्जैक्टली। तो इसका ओनली यही सोल्यूशन है कि इनको निकाला जाए। अगर आप इनको छोड़ेंगे तो फिर ये they'll keep killing। तो ये जो आपकी बात काट रहा हूँ, ये जो अब इनको निकालने का जो प्रोसेस है, इसमें किसी की हेल्प मिल सकती है आपको? जैसे मतलब मैं सोच रहा हूँ फिशरीज या जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज हैं या नेवी कोई आपको कोऑर्डिनेशन की मिनिस्ट्री है, लेकिन समझ नहीं आता। तो इस वक्त पे ऑलिव रिडली प्रोजेक्ट इज टेक्निकली टेकिंग द लीड ऑन गोस्ट नेट रिमूवल, लेकिन इस स्टोरी से आपको ये अंदाज़ा हो जाता है कि शिपरेक्स एक ऐसी चीज़ है जिससे बहुत सारे इदारे जुड़े हुए हैं। आर्कियोलॉजी है, मरीन बायोलॉजी है, फिर उसके बाद जो फिशरमैन जिनके जाल फंस रहे हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट की ज़रूरत है। तो इसीलिए ये आर्कियोलॉजी भी एक ऐसा डिसिप्लिन है जिसमें हमें काफ़ी सारे लोगों की ज़रूरत होती है, इदारों की ज़रूरत होती है, और गवर्नमेंट सपोर्ट अगर हो वो जहाँ भी होगी उसका फ़ायदा ही होगा, मुल्क को भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। तो और रिसर्च आगे बढ़ती है। वी होप कि एक तो नेवी के साथ कोलैबोरेशन, एक तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी, और ये जो प्रोविंशियल जो कल्चर डिपार्टमेंट्स होते हैं, तो आई थिंक इफ अगर हम उनकी हेल्प कर सकते हैं इन दीस सॉर्ट्स ऑफ प्लेसेस, इन पे रिसर्च करना, तो नहीं, आई मीन प्रोजेक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। और अगेन जैसे आप कह रहे थे नेशनल ज्योग्राफिक वाली क्वालिटी के विजुअल्स, क्वालिटी के, तो आप लोगों को ये सब कुछ पाकिस्तान में भी मिल सकता है। हमारी साहिली पट्टी इतनी खूबसूरत है, और मैं आप लोगों को वी कैन से कि बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं ज़ाहिर एक नया दर खोलते हैं सोच का, एक्सप्लोरेशन का, जो शायद पाकिस्तान में नहीं हो रहा। हमारे लिए तो जब हम सी में देखते हैं तो सिवाय पैम्पर्स और बॉटल एक और मसला है, और वो जो कि जिस तरह की इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होती है वहाँ पर, तो जाहिर है बहुत बड़ा मसला है। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो, और हम आइंदा भी आपसे शायद जब आपकी इन्वेंट्री कंप्लीट हो जाएगी तो यकीनन उम्मीद है कि आपका प्रोजेक्ट डूबेगा नहीं, और डूब भी जाए तो हम संभाल लेंगे। सरकार का दरिया है डूब के जाना। बाहर आज के लिए इतना ही जी, कल दोबारा हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।